नमस्कार बच्चों। कल हमने बाल गोविंद भगत पाठ की शुरुआत की थी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में जाना था और पाठ को हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। और बाल गोविंद भगत का जो व्यक्तित्व है, कैसे दिखते थे, कैसा व्यवहार था उनका, उस पर हम लोगों ने बातचीत की थी। आज हम लोगों ने यह तय किया था कि हम उनके गीतों के बारे में जानेंगे कि कब किस मौसम में वो किस तरह से गाते थे, और पाठ में भी जो क्रम है वो यही है। तो हमने जो वीडियो छोड़ा था, हमने उस जगह पे छोड़ा था कि खेत में रोपा लग रहा है, महिलाएं मेड़ पर बैठी हुई हैं, आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सर से पांव तक कीचड़ से लिथड़े हुए बाल गोविंद भगत रोपा लगा रहे हैं, है ना। यहीं पर हमने छोड़ा था। आइए वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी किताब खोल लीजिए। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, मतलब संगीत की सीढ़ी पर चढ़ाकर, कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी पर मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू? समझिए कि इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ क्या है। अर्थ यह है कि रोपनी करने का दृश्य है। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, रिमझिम हल्की बारिश बूंदाबांदी हो रही है, मेढ़ों पर महिलाएं नाश्ता लेकर के बैठी हुई हैं और कुछ लोग खेतों में उतर करके अपनी अंगुलियों से धान के एक एक पौधे को लाइन से खेत में बो रहे हैं। स्वयं बाल गोविंद भगत भी एक एक धान के पौधे को कतार से अपने खेत में बो रहे हैं। पूरा शरीर कीचड़ से लिथड़ा हुआ है और अचानक गीत सुनाई देने लगता है। रोपनी का गीत सुनाई देने लगता है। और इस गीत का प्रभाव कैसा है बच्चों? इस गीत का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। इतना खूबसूरत गीत गाना शुरू करते हैं बाल गोविंद भगत कि ऐसा लगता है कि उनका जो स्वर है, संगीत का जो स्वर है, वो सीढ़ियों के माध्यम से स्वर्ग की ओर जा रहा है। तो संगीत का कुछ हिस्सा आसमान में ऊपर स्वर्ग की ओर जा रहा है, कुछ हिस्सा खेतों में जो लोग हैं उनके कानों तक पहुंच रहा है। और जब उनके कानों तक पहुंच रहा है तो इस संगीत का जादू जैसा असर होता है सब पर। सारे लोग, आप खुद देखिए कि जब आपके पसंद का संगीत चालू हो जाता है तो आप भी उस पर ऐसे 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 ताल देना शुरू कर देते हैं ना। ऐसा बिल्कुल यही असर है। बाल गोविंद भगत जब खेतों में गाने लगते हैं तो आसपास बैठे हुए लोगों के जो होंठ हैं वो हिलना शुरू करते हैं, क्योंकि ये उनका जाना पहचाना गीत है। क्योंकि पहली बार तो बाल गोविंद भगत गा नहीं रहे हैं, वो तो हर बार ऐसा गाते हैं, तो लोगों को ये गीत मालूम है, तो वे भी बाल गोविंद भगत के साथ गाना शुरू कर देते हैं और आसपास का पूरा माहौल संगीतमय हो जाता है। तो रोपा भी चल रहा है और संगीत भी चल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? और ऐसा लगता है कि कोई तिलिस्म छाया हुआ, तिलिस्म मतलब होता है जादू, कोई जादू छाया हुआ है, कोई माया नगरी है। समझ में नहीं आता कि ये सच है कि झूठ है। इतना खूबसूरत वातावरण बन जाता है बच्चों। तो परीक्षा में यहां से सवाल उठता है। क्या सवाल उठता है? कि बाल गोविंद भगत के संगीत का असर लोगों पर किस तरह से होता था।
पहले तो ये सवाल उठेगा। दूसरा सवाल ये उठेगा कि बाल गोविंद भगत का संगीत लोगों पर जादू की तरह असर करता है, स्पष्ट करिए। तो आपको यही सारी बातें बतानी होंगी। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे पढ़ता हूं। भादो की अंधेरी अधरतिया। भादो, भादो का मौसम होता है बच्चों सावन भादो। ऐसा माना जाता है कि ये जो 2 महीने हैं इसमें सर्वाधिक बारिश होती है। हमारे यहाँ जब बारिश होती है ना तो सावन और भादो के महीने में खूब बारिश होती है। सावन भादो, जैसे हिंदी का जो महीना है चैत्र बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अगहन पूस माघ और फिर से फागुन। ठीक है, फागुन के बाद फिर नया महीना शुरू होता है, चैत्र बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और उसके बाद फिर सावन भादो। तो सावन में खूब बारिश होती है और बारिश में ही ये रोपा वाला जो दृश्य मैं आपको बताया वो चलता है। तो क्या है, ध्यान से सुनिए। अब भादो की वह अंधेरी अधरतिया, रात अब होगा। अब खेत से वापस आ गए, अब रात की बात बता रहे हैं कि खूब बारिश हो रही है, अंधेरा घटाटोप अंधेरा है, उसमें बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं। भादो की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों, दादुर मतलब होता है मेढक, दादुरों की टर्र टर्र बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमिक डिमिक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। दिन में तो आपने उन्हें खेतों में देखा, लेकिन अब रात में वो अपने घर में है और खूब जोर जोर से गा रहे हैं। लेकिन अभी बहुत तेज बारिश हो रही थी, उस बारिश में बिजली चमक रही थी, तो भले वो आवाज आपको सुनाई नहीं दी, लेकिन अभी अभी बारिश रुकी है, बिजली का कड़कना बंद हो गया है, मेढक खूब जोर जोर से टर 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 कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी ये आवाज, उनका ये शोर बाल गोविंद भगत के गीत को दबा नहीं सकता। बाल गोविंद भगत अपने घर में कुछ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं भाई? कबीर का कोई भजन गा रहे हैं। और क्या बजा रहे हैं? खंजड़ी बजा रहे हैं। खंजड़ी क्या होता है बच्चों जानते हैं? देखिए कोई फोटो तो मैं अभी इसके लिए नहीं रखा हूं, बना के दिखा देता हूं आपको। देखिए, आप देखे होंगे एक ऐसा गोला होता है और इसमें यहां पर झांझ लगे होते हैं ऐसे, है ना? ये कुछ एकॉस्टिक कुछ होता है बजाने के लिए। तो जब हम इस पर मारते हैं ऐसे तो डफ ढप 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 बजता है और ये जो झांझ है वो उसके साथ झन 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 बजते हैं। इसे ही हम कहते हैं खंजड़ी। ये खंजड़ी। तो बाल गोविंद भगत इसे बजाया करते थे। तो रात को वो खंजड़ी लेकर के और खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं अपने घर में और पूरे माहौल में उनका जो संगीत है वो गूंज रहा है। और क्या गा रहे हैं? तो कबीर का वो मशहूर पद गा रहे हैं। कौन सा पद गा रहे हैं? गोदी में पियवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना। गोदी में पियवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना। ठीक है बच्चों, तो अब आगे पढ़ता हूं। गोदी में पियवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है चिहुक उठती है। इसका अर्थ बता रहे हैं बेनीपुरी जी ने। इसका अर्थ बताया कि कबीर की ये जो 2 पंक्तियां, इसका अर्थ क्या है? गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। मतलब उनके कहने का मतलब है कि जो पिया है, पिया कौन? जिससे हम प्रेम करते हैं वह हमारा पिया होता है। ठीक है, तो पिया हमारा कौन है? हम अगर आत्मा है तो परमात्मा हमारा पिया है। हम अगर भक्त हैं तो भगवान हमारा पिया है। तो हम उसे खोज रहे हैं, लेकिन वह पिया तो हमारे पास ही है, हमारी गोदी में ही है। तो गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। कभी कभी वो पिया चमक उठता है तो हमें एहसास होने लगता है कि अरे वो हमारा पिया, वो हमारा ईश्वर तो हमारे साथ ही है।
और जैसे ही मुझे यह एहसास होता है मैं चौंक उठता हूं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। मतलब मेरा पिया मेरे गोद में है और जब वो चमकने लगता है, जब उसका प्रभाव मुझे दिखाई देने लगता है तो मैं चौंक उठती हूं, या ए सखी या ए दोस्त मैं चौंक उठता हूं। ठीक है ना। ये कबीर की पंक्ति है बच्चों, उसे ही गाते थे वो। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है चिहुक, चिहुकना मतलब चौंक जाना, चिहुक उठती है उसी उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब ये गाते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ऐ मुसाफिर, तूने जितना कुछ संचय किया है उस पर अब चोर लग गया है, अब तू फिर से जग जा, अब संचय मत कर। इसका अर्थ ये होता है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो इस तरह के कबीर के जो भजन है, कबीर की जो पंक्तियां हैं, उसे बाल गोविंद भगत भादों की अंधेरी रात में गाया करते थे। तो बच्चों यहां से प्रश्न ये उठता है कि भादों की अंधेरी रात में बाल गोविंद भगत क्या गाया करते थे। भादों की अंधेरी रात में बाल गोविंद भगत की स्थिति कैसी होती थी। तो आप कम से कम इन दो गीतों का उल्लेख करेंगे और आप ये बताएंगे कि भारी बारिश हो चुकने के बाद बाल गोविंद भगत अपने आंगन में खड़े होकर या अपने घरों में, अपने घर के किसी कमरे में खड़े होकर जोर जोर से खंजड़ी बजा करके गाया करते थे, और आमतौर पर गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, या फिर तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस तरह के भजन गाया करते थे। तो ये तो बच्चों सावन और भादों की बात हुई। अब हम आगे देखते हैं कि दूसरे मौसम में वो क्या करते थे। कार्तिक आया नहीं, कार्तिक ठंड का मौसम, तो कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थी। जाड़े का मौसम जैसे ही शुरू होता था तो वो प्रभाती गाना शुरू कर देते थे। प्रभाती किसे कहते हैं? प्रभात मतलब भोर, सुबह। तो भोर में जो गीत गाए जाते हैं, भोर में जो प्रार्थनाएं की जाती हैं, उसे प्रभाती कहते हैं बच्चों। तो जाड़े के दिन में बाल गोविंद भगत बहुत सुबह ही, भोर में ही उठ जाया करते थे और प्रभाती गाना शुरू करते थे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती थी, मतलब गर्मी की शुरुआत तक, जब तक जाड़े का महीना बीत नहीं जाता था तब तक वो प्रभातियां गाया करते थे। इन दिनों वे सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपना गाना टेरने लगते। टेरने लगना मतलब गाने लगना। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटा देने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी, मतलब पूरब में अब लाल लाल दिखने लगा था। जब सूर्योदय होता है बच्चों तो आसमान लाल दिखने लगता है, तो वो दृश्य उस समय था। हाँ पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा सब पर कुहासा सा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, इतने सुरूर में आ जाते थे कि उत्तेजित हो उठते थे। मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कंबल तो बार बार उनके सिर से नीचे सरक जाती थी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक रहे थे। कितना जबरदस्त विवरण दिया है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। देखिए भोर
जाड़े की भोर किस तरह की होती है, कितना खूबसूरत वर्णन किया है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कि अभी भोर का समय है, अभी तारे आकाश में दिख रहे हैं। इसे समझिए क्या कह रहे हैं वो। भोर का समय है, तारे आकाश में दिख रहे हैं, पूरब की तरफ अभी सूरज उगने ही वाला है, लेकिन उससे पहले जैसे आकाश लाल हो जाता है वैसा आकाश थोड़ा थोड़ा लाल हो रहा है। पूरब में लोही लगना आया था ना एक पंक्ति, इसका मतलब यही होता है कि पूरब में लाल लाल आकाश दिखाई दे रहा है। उसमें शुक्र तारा सबसे चमकीला तारा होता है, वो उस लालिमा की सुंदरता को और बढ़ा रहा है। और ऐसे में बाल गोविंद भगत भोर में ही उठ के नदी नहाने चले जाते थे, वहां से नहा कर आते थे और एक टीले पर बैठ जाते थे पूरब की तरफ मुंह करके, और अपना खंजड़ी बजाकर गाना शुरू करते थे। लोग सो रहे हैं अपने घरों में, लेकिन बाल गोविंद भगत जाग रहे हैं। चारों ओर कोहरा छाया हुआ है और वो एक कंबल, आपको बताया था शुरू में कि वो एक कंबल ओढ़ते थे, उसे ओढ़ लिए हैं। और लेखक उस दिन जल्दी उठ गया और उठ करके गया जब खेतों की तरफ, तो देखा कि कोई गा रहा है। तो देखे तो कौन है, तो वो तो बाल गोविंद भगत है। तो लेखक कह रहे हैं कि इतनी ठंड थी कि मेरी दांत जो है वो किटकिटा रही है, मेरा दांत किटकिटा रहा है, लेकिन बाल गोविंद भगत के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं। क्या व्यक्तित्व था बाल गोविंद भगत का, गाते गाते सुरूर में आ जाते थे। और यही खंजड़ी बजाते बजाते लगता था कि अब गाते गाते खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के नाचना शुरू करेंगे और नाचते नाचते गाएंगे। और कभी कभी वो उस स्थिति में भी पहुंच जाते थे। तो सारा दृश्य देखकर ऐसा लगता था कि कोई जादू है, कोई रहस्य है जिसे हम और आप नहीं समझ सकते। समझ में आ रहा है बच्चों? इस पाठ की जो भाषा है वो बहुत ही सुकोमल है, इसे बहुत ही प्यार से पढ़िए, एक एक लाइन को समझिए, बहुत आनंद आएगा आपको। उस दृश्य की कल्पना करिए कि सवेरा कैसा होता है, जाड़े की सुबह कैसी होती है। जाड़े की सुबह, जाड़े की शाम, जाड़े की रात, जाड़े का दिन, सब बहुत खूबसूरत होता है। अब देखिए गर्मियों के समय में वो क्या करते थे। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। गर्मियों में उनकी शाम उमस भरी शाम, बहुत गर्मी रहती थी, लेकिन उनका जो भजन था, उनका जो संगीत था, वो ठंडक प्रदान करता था। अपने घर के आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते थे। जो उनका घर है, मैं फोटो दिखाया आपको, वैसा ही घर, वो घर उनका नहीं है, वो तो मैंने कहीं से लिया है, लेकिन वैसा ही घर, उसके आंगन में बैठकर वो गर्मियों की शाम को भजन गाते थे। तो अपने घर के आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे, मतलब उनके साथ जो लोग गाते बजाते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। करताल आप देखे होंगे बच्चों, इस हाथ में और अंगूठा में ऐसे ऐसे करके बजाया जाता है, देखा है ना आपने, ऐसे ऐसे करके बजाते हैं। उसे कर मतलब होता है हाथ, और ताल मतलब ऐसे ऐसे चलना। मतलब देखिए कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये कुछ यूं और उसमें कुछ यूं और यहां पर ऐसा, ये एक पेयर होता है। ये तो ये देखिए, ये चौड़ा है, इसमें ऐसे उंगली हाथ डालते हैं और इसमें अंगूठा डालते हैं और यूं ऐसे बजाते हैं, इसको बोलते हैं करताल। देखिए तो करताल बजाते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत गाते और उनकी प्रेमी मंडली उसे बाद में दोहराती, तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाचने लगते थे और उनके साथ ही उनके तन और मन नृत्यशील हो जाते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। मतलब शाम को उनके लोग उनके घरों में आ जाते थे, आंगन में पूरी महफिल बैठ जाती थी,
बाल गोविंद भगत करताल ले लेते थे, ऐसे ऐसे बजाते हैं। देखना ना तुम लोग, इस फोटो में भी देखोगे, यहां पे देखिए कैसे करताल बजा रहे हैं हाथ में। तो बाल गोविंद भगत गाते गाते खड़े हो जाते, वो आगे आगे गाते और पीछे से उनके लोग दोहराते। कीर्तन जो होता है बच्चों, वो कुछ ऐसा ही होता है। कीर्तन में क्या होता है कि एक मुख्य गायक जो होता है वो आगे आगे गाता है और बाकी के लोग उसे पीछे से दोहराते हैं। तो एक ऐसा रिदम बनता है, एक ऐसा लय पैदा होता है कि हमारा मन जो है ना, वो हमारे शरीर पर प्रभावी हो जाता है और हम नाचना शुरू कर देते हैं। आप खुद सोचिए ना, आपके पसंद का संगीत जब कभी बजता है तो आप कैसे नाचने लगते हैं? आखिर कुछ तो ऐसा होता है ना कि हमारा जो मन जो है वो शरीर को अपने नियंत्रण में ले लेता है और मन जैसा चाहता है वैसा शरीर करने लगता है। यही चीज गर्मियों की शाम हो या जाड़े का भोर हो या भादों की आधी रात हो या रोपा लगाते हुए बाल गोविंद भगत का संगीत हो, हर समय ऐसा ही जादू का प्रभाव लोगों पर पड़ता था। तो बच्चों, इस कड़ी में हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में अब हम इस पाठ को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इस कड़ी में इतना ही।